आर्टिकल 31 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आर्टिकल 31 मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया था। आज आर्टिकल 31 की जगह पे नहीं है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसे आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया था। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, आर्टिकल 31 को पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल 31 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, ऐसे करके हम चारों क्लॉज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 31 के दो क्लॉज है, आर्टिकल 31 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 31 क्लॉज 2। इनकी भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 31 का ये वीडियो। तो सबसे पहले आर्टिकल 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 31 का आज स्टेटस, ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में था और आज इसका स्टेटस क्या है, तो इट इज रिपील बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इसे यहां से हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से हटा दिया गया था, ये रिपील्ड हो चुका है। क्या इसका बैकग्राउंड है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 31 ओरिजिनली प्रोवाइडेड राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट। तो ओरिजिनली जब संविधान बना था उस टाइम पे ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। इट प्रोटेक्टेड सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग डिप्राइव ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट कंपेंसेशन। कि कभी कभी ऐसा होता था कि किसी सिटीजन जो है, नागरिक है, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी और उनको कंपेंसेशन भी ना दिया जाए, तो इसके अगेंस्ट सिटीजन्स को, नागरिक को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। एंड क्या हुआ था कि कॉन्फ्लिक्ट होता था कि सरकार को, बहुत बार ऐसा था कि हम वेलफेयर सरकार बने थे आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो हमें लैंड रिफॉर्म करने थे, सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाना था, एंड राइट टू प्रॉपर्टी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता था। सो उसके कारण इसको यहाँ से रिपील किया गया। फंडामेंटल राइट से इस अधिकार को हटाना पड़ा था। सो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट with land reform and social justice it was repealed in 1978, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था आर्टिकल 31 का बिफोर रिपील, लाइक रिपील हुआ उससे पहले ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था? तो आर्टिकल 31 में दो क्लॉज थे, आर्टिकल 31 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 31 क्लॉज 2, ऐसे दो क्लॉज यहाँ पे पाए जाते थे। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जब रिपील हुआ उससे पहले दोनों क्लॉज कौन कौन से थे, तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्लॉज आर्टिकल 31 का पहला क्लॉज था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कि किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी को छीना नहीं जा सकता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ बना के, लॉ की अथॉरिटी से ही आप कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी का भी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते। और क्लॉज 2 क्या था कि स्टेट कैन एक्वायर, स्टेट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है फॉर पब्लिक पर्पस, बट स्टेट मस्ट प्रोवाइड कंपेंसेशन। कि अगर स्टेट पब्लिक पर्पस के लिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो स्टेट कंपेंसेशन देगा ही देगा। ये क्लॉज 2 में लिखा हुआ था। इस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता था। लेकिन वाई आर्टिकल 31 वॉज रिमूव्ड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, लैंड रिफॉर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वर बीइंग ब्लॉक्ड बाय आर्टिकल 31। जैसा कि अभी हमने बात किया कि आर्टिकल 31 के कारण क्या होता था, ये एक फंडामेंटल राइट था और इसके कारण लैंड रिफॉर्म और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको ब्लॉक किया जा रहा था, ये ब्लॉक हो रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहुत बार देखा गया कि कोर्ट स्ट्रक डाउन मैनी अग्रेरियन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। कि अगर आपको लैंड सीलिंग एक्ट लाना है, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट लाना है, या आपको कोई भी लैंड रिफॉर्म करना है, तो क्या होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी बीच में आएगा और ऐसे लॉ को आगे नहीं बढ़ा सकते, कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देगा। नाउ गवर्नमेंट वांटेड टू मेक राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट। सरकार चाहती थी कि ये लीगल राइट बने, ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हट जाए। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए था, ये राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट होना चाहिए था। ऐसी सरकार की मंशा थी, सरकार की चाहत कुछ ऐसी थी। तो इसके कारण क्या हुआ, अमेंडमेंट करना पड़ा और अमेंडमेंट से इसको यहाँ से हटा दिया और लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया। सो व्हाट रिप्लेस आर्टिकल 31? तो आर्टिकल 300 ए
तो आर्टिकल 300 विच इज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट 1978, इसके द्वारा ये आर्टिकल 31 की कैटेगरी से हटा, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा और ये आर्टिकल 300 बना। नो, इसके हिसाब से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जा सकता है। नाउ तो इसका मतलब क्या है कि अब ये राइट टू प्रॉपर्टी ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, समझिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। आज की तारीख में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं। तो पहला केस हम देखेंगे यहाँ पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बेला बैनर्जी 1954 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी स्टेट कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा, और कंपेंसेशन कैसा होना चाहिए, कंपेंसेशन मस्ट बी फेयर, ये कहा गया था। नेक्स्ट केस है आर सी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है। इसमें कहा गया था कंपेंसेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट जस्ट फॉर्मेलिटी। होता ना कि कभी स्टेट एक्वायर करे प्रॉपर्टी को और कंपेंसेशन के नाम पे फॉर्मेलिटी कर ले, बहुत कम दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपेंसेशन मस्ट बी रियल, ऐसा आर सी कूपर के केस में कहा गया था। अब हम आर्टिकल 31 के जो सेक्शन है ए बी सी और डी, ये सारे सेक्शन देखेंगे। तो सेक्शन सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 31 का सेक्शन ए, देन बी, देन सी एंड देन डी। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 31 सेक्शन ए के बारे में देखते हैं। इट इज सेइंग दैट सेविंग ऑफ लॉ रिलेटेड टू अग्रेरियन रिफॉर्म, कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म अगर हो रहा है, ऐसा कोई लॉ बना है तो ऐसे लॉ को बचाया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। वरना क्या होता है आर्टिकल 13 के हिसाब से, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि एनी लॉ विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ या अगेंस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इट कैन बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड। तो आर्टिकल 13 की वजह से फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो भी लॉ आएगा वो लॉ जो है वो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। तो उससे अगर बचाना है, आर्टिकल 13 से अगर बचाना है, तो फिर आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस किया गया। सो आर्टिकल 31 कहता है कि जो भी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करेगा, जो भी रिफॉर्म करेगा, ऐसे लॉ को बचाया जाएगा। कैसे? तो देखो, इसका पर्पस ये था, इट प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज। तो इसका पर्पस ये था कि हमारे देश में जमींदारी जो है उसको एबोलिश करना है। जो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें होती है और बहुत उससे भी ज़्यादा लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है, तो क्या है कि सीलिंग अगर करेंगे, लैंड होल्डिंग में सीलिंग करेंगे कि एक लिमिटेड प्रॉपर्टी ही लोग रख सकते हैं, ऐसा करेंगे तो बाकी प्रॉपर्टी दूसरों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सीलिंग ऑन होल्डिंग्स ये लैंड रिफॉर्म में आता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म में ऐसी चीज़ें आती है, उनको बचाने का, ऐसे लैंड रिफॉर्म लॉज को बचाने का पर्पस था। कहाँ से बचाना था? फ्रॉम बीइंग चैलेंज एज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो वायलेट कर रहा है। तो उससे बचाने के लिए आर्टिकल 31 क्लॉज ए को ऐड किया गया था। स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 19 के कॉन्टेक्स्ट में इसको बचाया जाएगा। इसे कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल इन आर्टिकल 14 एंड 19 सच लॉज आर वैलिड। तो आर्टिकल 14 और 19 के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लॉ जो लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसे लॉ को वैलिड माना जाएगा। ये आर्टिकल 31A की बात हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात हो रही है। नाउ आर्टिकल 31A में क्या क्या कवर होता है? तो देखो, एबोलिशन ऑफ एस्टेट, बड़े बड़े जो जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीन होती है, तो ऐसी जो बड़ी बड़े एस्टेट है उसे एबोलिश करना। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट, स्टेट जो है वो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आसानी से कर पाए। सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, के लैंड होल्डिंग, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती है उसको सीलिंग करना, सीलिंग लॉ को आगे बढ़ाना। टेनेंसी रिफॉर्म करना और विलेज इकोनॉमी को बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिकल 31A में कवर होती है। चलिए इसके कुछ केस लॉस देख लेते हैं। तो पहला केस है के कोचुन्नी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1959 का केस है। यहां पे कहा गया था कि लॉ मस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ मस्ट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31A टू बी प्रोटेक्टेड, कि कोई भी लॉ अगर आर्टिकल 31A में प्रोटेक्ट होना चाहता है तो ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म करता हुआ होना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 31A कहता है। ये कहा गया था इस केस में। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। इसमें कहा गया था
कि आर्टिकल 31A इज वैलिड, आर्टिकल 31A वैलिड है एंड इट इज नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म करने की बात करता है, ये इक्वालिटी लाने की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज बी, सेकंड सेक्शन मतलब बी को देखेंगे। ये कहता है वैलिडेशन ऑफ एक्ट इन द 9th शेड्यूल। देखो 9th शेड्यूल क्या है, ये भी एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, ये भी लैंड रिफॉर्म सिस्टम है। तो जो 9th शेड्यूल का कोई भी लॉ होगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका पर्पस है इट प्रोटेक्ट द लॉज लिस्टेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट। कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करता है, लेकिन अगर वो 9th शेड्यूल में अगर होगा ऐसा लॉ, इस पर्पस को अगर फुलफिल कर रहा होगा तो उसे बचा लिया जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसा पर्पस था आर्टिकल 31 क्लॉज बी का। इसमें क्या क्या कवर होता है तो देखो, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्टिकल 31 बी सेक्शन बी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। ये दूसरे अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था एंड इट अप्लाइज, सबसे बड़ी बात है ये अप्लाई होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि कोई पास्ट का लॉ, पास्ट का इंपैक्ट हो किसी लॉ का या फ्यूचर प्रोटेक्शन जो है ये भी दिया जाएगा। तो ये पास्ट के लॉ का प्रोटेक्शन भी दे सकता है और ये फ्यूचर लॉ के प्रोटेक्शन में भी अप्लाई हो सकता है। इंपोर्टेंट केस लॉज है, जैसे कि एक है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि लॉज एडेड टू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल आफ्टर 1973, केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में हुआ था। तो उसके बाद जो भी ऐड हुआ है तो लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल आफ्टर 1973 विच इज द डेट ऑफ केशवानंद भारती केस, इट कैन बी रिव्यू फॉर वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। के मतलब ये कहा गया था कि 1973 के बाद कोई भी 9th शेड्यूल में लॉ अगर ऐड हुआ है तो उसको रिव्यू किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा फॉर क्या देखने के लिए कि क्या इससे कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये देखने के लिए इसे देखना पड़ेगा। तो ये वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था 1981 में। नेक्स्ट केस है IR कोयल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था, रीअफर्म दैट द पोस्ट 1973 लॉज इन 9th शेड्यूल आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब जो वामन राव केस में कहा गया था उसी को रिपीट किया गया था कोयल्हो केस में 2007 में, कि 1973 के बाद जो भी 9th शेड्यूल में लॉ ऐड हुआ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, उस पर जुडिशरी रिव्यू कर सकती है कि इज इट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 31 का क्लॉज सी को देखते हैं। इट इज अबाउट सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है और अगर वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो जाए, कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाए तो भी उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सेव किया जाएगा। क्या पर्पस है आर्टिकल 31C का? सो इट प्रोटेक्ट द लॉज मेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C। याद रखिएगा ये दो आर्टिकल जो है इस पर्पस के लिए, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए अगर कोई लॉ बना है तो फिर उस लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा इवन इफ इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। 39B जो है इट इज अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड आर्टिकल 39C जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन। मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी को इंश्योर करने वाले दो फंडामेंटल राइट है, सब राइट है, दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो इक्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ये डीपीएसपी के आर्टिकल है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बना है तो उसे बचा लिया जाएगा इवन इफ दे आर वायलेटिंग या चैलेंजिंग द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड 19। सच लॉज, देखो यहाँ पे लिखा है कि सच लॉज कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। कि अगर कोई लॉ बनता है और वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर वायलेट भी करे, लेकिन अगर वो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए बना था जो कि डीपीएसपी है, तो ऐसे लॉ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 31C में कहा गया है।
नाउ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं इसके अंदर। तो एक है केशवानंद भारती 1973 का केस है। तो ये अपहेल्ड करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपहेल्ड किया था इस सिचुएशन को कि आर्टिकल 31C जो है, जो कि ओनली डीपीएसपी के आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C के लिए इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इसे अपहेल्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था। दूसरा केस आया था मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में। इट स्ट्रक डाउन द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्टिकल 31C। तो देखो आर्टिकल 31C बेसिकली क्या कहता है कि जो आर्टिकल 31C, जो आर्टिकल 39B एंड 39C जो है, तो उसके लिए इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको हर डीपीएसपी के लिए करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो मिनर्वा मिल केस में यही कहा था, इट स्ट्रक डाउन द सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्टिकल 31C विच ट्राई टू कवर ऑल डीपीएसपी एज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ बनता है और आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C है, तो अगर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनेगा, तो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 एंड 19, उसको वायलेशन अगर हो रहा है तो उसके सामने प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन सारे डीपीएसपी को ये कवर नहीं करता है, ओनली ये जो दो है आर्टिकल 39B और C, इसी को कवर करता है। ये मिनर्वा मिल केस में फिर से कहा गया था। नाउ आर्टिकल 39D को भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 39 जो है वो एक्चुअली रिपील हो चुका था, लेकिन हम नॉलेज के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे ऐड किया गया था। पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस ये था, इट अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉज अगेंस्ट एक्टिविटीज दैट थ्रेटन सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कि मतलब भारत की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को अगर कोई खतरा है तो उसके अगेंस्ट लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड था और ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन होता है तो उसको सप्रेस करने के लिए यूज किया जा सकता है, इसका मिसयूज आसानी से हो सकता है। इसलिए आर्टिकल 31D को रिपील कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए अभी तक जो हमने देखा उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने आर्टिकल 31 को समझा। आर्टिकल 31 क्या था? तो राइट टू प्रॉपर्टी था, एज ए फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा रिपील कर दिया गया था। आज की तारीख में यही राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में एज ए लीगल राइट अवेलेबल है। नेक्स्ट आर्टिकल 31A की अगर बात करें तो इट प्रोटेक्ट अग्रेरियन रिफॉर्म लॉस। तो ऐसे लॉ जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना चाहते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ये आज भी एक्टिव है, मतलब ये अभी भी है। और इट इज ओवरराइड, इट कैन ओवरराइड आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। नेक्स्ट है आर्टिकल 31B, इट वैलिडेट लॉ इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में जो लॉ है उसको ये वैलिडेट करता है, ये आज भी एक्टिव है। एंड इट इज ऑल्सो इम्यून फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 31C, ये प्रोटेक्ट करता है लॉज विच इज इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। इट इज पार्शियली वैलिड, आज भी ये है, पार्शियली वैलिड है। ये डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 31D है, इट इज लॉज अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज। इट वॉज रिपील, इसे रिपील कर दिया गया था। इट वॉज रिमूव बाई 44th अमेंडमेंट 1978। नाउ लेट्स टुक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या कौन सा लॉ है और कैसे ये आर्टिकल सेव करता है कि नहीं करता। तो देखो जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है उसको आर्टिकल 31A जो है वो सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। लैंड सीलिंग एक्ट है, इसको आर्टिकल 31A, सेम एग्रीकल्चर रिफॉर्म है तो आर्टिकल 31A प्रोटेक्ट करता है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट विच इज एडेड टू 9th शेड्यूल, इसे आर्टिकल 31 क्लॉज B प्रोटेक्ट करता है। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करवाया था। तो रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड का ये एग्जाम्पल है। तो ये इस लॉ को कौन बचाता है? तो आर्टिकल 31C बचाता है इस लॉ को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए।
नाउ इंपोर्टेंट केस लॉस देख लेते हैं। तो इंपोर्टेंट जो ओवरऑल इंपोर्टेंट केस लॉ देखे आर्टिकल 31 के ऊपर, तो पहला है कामेश्वर सिंह केस, उसके बाद दूसरा है बेला बनर्जी केस, आरसी कूपर, केशवानंद भारती, जो हमने कुछ देखे हैं। अब हम शॉर्ट में इन सारे केसेस को देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1952 का केस है। इसमें क्या हुआ था, बिहार में जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उसको चैलेंज किया गया था अंडर आर्टिकल 31। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ वाज इनवैलिड ड्यू टू इनएडिक्वेट कंपेंसेशन। यहाँ पे कंपेंसेशन एडिक्वेट तरीके से नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इस लॉ को इनवैलिड घोषित किया गया था। नेक्स्ट है बेला बनर्जी का 1954 का केस है। तो यहाँ पे कंपेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन वाज लिमिटेड बाय लॉ, के जो कंपेंसेशन दिया जा रहा था उसके ऊपर लिमिटेड था, ऐसा लॉ बना था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपेंसेशन मस्ट बी फेयर एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जो बनता है मार्केट प्राइस से उसके हिसाब से मिलना चाहिए, ये कहा गया था। नेक्स्ट है आर सी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बैंक नेशनलाइजेशन केस इसे कहते हैं, 1970 में हुआ था। और इसमें प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज, 1969 में प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट कंपेंसेशन फॉर नेशनलाइज प्रॉपर्टी, कि जो नेशनलाइज प्रॉपर्टी की है उसके लिए एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 का केस है। इट चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट, के प्रॉपर्टी राइट को अफेक्ट करने वाला जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया गया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी लिमिटेड, राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, के बेसिक स्ट्रक्चर को यहां पे डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते, ये कहा गया था। चलिए सिचुएशन देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए पहली सिचुएशन है लैंड एक्विजिशन विदाउट कंपेंसेशन अगर हो, ऐसी सिचुएशन में 1978 से पहले क्या होता था और 1978 के बाद अभी का क्या स्टेटस है, इसको समझ लेते हैं। तो 1978 से पहले फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर, तो वो देखेंगे। और 1978 के बाद स्टेटस जो है वो लीगल राइट का स्टेटस है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर, इसको समझेंगे। तो देखो लैंड एक्विजिशन विदाउट कंपेंसेशन अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड, 1978 से पहले ये अलाउड नहीं था, लेकिन नाउ 1978 के बाद ये अलाउड है ओनली बाय लॉ, के लॉ के द्वारा ही ये अलाउड है, नो नीड फॉर कंपेंसेशन। नाउ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, नेक्स्ट सिचुएशन है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टेकन टू सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ले जाया जा सकता है? तो 1978 से पहले सिचुएशन थी हाँ, यस ले जाया जा सकता है बिकॉज इट वाज फंडामेंटल राइट। लेकिन 1978 के बाद की सिचुएशन ऐसी है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ओनली हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 आप जा सकते हो, फिर अपील के माध्यम से जा सकते हो, लेकिन एज ए राइट, एज ए फंडामेंटल राइट नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये लीगल राइट है। नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, तो यस 1978 से पहले ये यस था, लेकिन 1978 के बाद ये नो है, नाउ इट इज लीगल राइट ओनली, ऐसा बोल सकते हैं। कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं कि देखो जो आर्टिकल 31 जो है उसका नेचर बिफोर 1978 इट वाज फंडामेंटल राइट, बट नाउ आफ्टर 1978 इट इज लीगल राइट। पहले ये आर्टिकल 31 में था, अब ये आर्टिकल 300A में है। पहले प्रोटेक्शन स्ट्रांग था, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अभी ये लिमिटेड राइट है, यू कैन गो ओनली टू द हाई कोर्ट। कंपेंसेशन पहले मैंडेटरी था, अब ये नॉट नेसेसरी है। पर्पस ऑफ रिपील, क्यों इसे रिपील किया गया? तो लैंड रिफॉर्म को फैसिलिटेट करने के लिए, और अभी जो स्टेटस है वो क्या है, तो वो इंश्योर करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए है। तो ये आर्टिकल 31 को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नाउ चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। देखिए पहला सवाल है विच आर्टिकल ओरिजिनली गारंटी द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 31, ऑप्शन सी आर्टिकल 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 300A। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 31, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constitutional amendment repeal article 31? Option A 42nd amendment, option B 44th amendment, option C 52nd amendment, option D 86th amendment. The correct answer is option B 44th amendment. Next question, after 44th amendment the right to property is now A. Option A
फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन सी लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the key requirement under article 300A for depriving someone of their property? Option A presidential order, option B parliament approval, option C authority of law, option D consent of the person। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी ऑथोरिटी ऑफ लॉ। Next question, which case declared that compensation must be fair, not arbitrary under Article 31? Option A Keshwanand Bharti case, option B R.C. Cooper case, option C State of West Bengal versus Bela Banerjee, option D Golaknath case। The correct answer is option C State of West Bengal versus Bela Banerjee। Next question, which of the following is not true about Article 300A? Option A, it provide a legal right. Option B, it can be enforced through high courts. Option C, compensation is always mandatory. Option D, it require authority of law। Correct answer is option C, compensation is always mandatory। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 31 का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।